मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो अध्याय 5 है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, इसके पाठ के वीडियो आज से आपके पास जारी कर रहे हैं। इस पाठ में आज हम पहला वीडियो जारी करने जा रहे हैं। देखिए, अध्याय 5 जो हमारे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना है, इस पाठ के अंतर्गत हमें आपको बताएंगे कि इस में जब हमारे यहाँ सन 1964 में जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मई 1964 में जब मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के पश्चात यह 1 साल से भी ज़्यादा समय से वो बीमार थे। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में को लेकर बड़े अंदेशे लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद में कौन नव स्वतंत्र देश के इस माहौल को, एक गंभीर चुनौतियों को समाप्त करने में अपना पूर्ण योगदान देगा। तो भारत के लोगों को संदेह था कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा सवाल ये था कि संदेह के दायरे में ये भी उठा था कि नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से जो हल किया जा रहा है, इसमें देश के सामने जो बहुविधि कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को नए नेतृत्व में किस प्रकार से खोज कर पाएंगे, ये सारी बातें उस समय हमारे दिमाग में थी। तो कुल मिलाकर के वो दशक एक प्रकार से खतरनाक था, क्योंकि नेहरू जी के साथ साथ गरीबी, विभाजन आदि सवाल भी यहाँ अभी अनसुलझे ही थे। ऐसी स्थिति में नेहरू के उत्तराधिकार को सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के सांसदों से सलाह मशवरा कर नेताओं को उन्होंने सलाह मशवरे में पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं, तो शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह से नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद शासनकाल में भी मंत्रिमंडल में कई सालों तक ये रह चुके थे और अपने आखिरी समय पर शास्त्री अपनी सारी सादगी और सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वो रेल मंत्री थे तो उस रेल मंत्री होने के नाते रेल में एक दुर्घटना घट गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। इस प्रकार शास्त्री 1964 से 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और इस छोटी सी अवधि में देश में 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और वो थे, एक तो 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, इस
युद्ध से जो आर्थिक कठिनाइयाँ उभर कर के सामने आई थी, इन आर्थिक कठिनाइयों से अभी मुक्ति तो पाई नहीं थी, लेकिन 1965 में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध करना पड़ा, जिसके लिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है। और शास्त्री जी ने अपना नारा भी दिया कि जय जवान जय किसान। तो इन दोनों चुनौतियों के लिए लड़ने के लिए वो एक प्रकार से दृढ़ संकल्प थे। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन 10 जनवरी 1966 को अचानक उनका ताशकंद में देहांत हो गया था। ताशकंद में उस समय सोवियत संघ में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और जब भारत पाक का युद्ध समाप्त हुआ था तो युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत और एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। ताशकंद वहाँ उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही नेहरू जी का ताशकंद में ही निधन हो गया। अब शास्त्री के बाद कांग्रेस की बागडोर इंदिरा गांधी ने संभाली। शास्त्री की मृत्यु से जो दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार का माहौल आया, उसमें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी उस समय महाराष्ट्र और गुजरात जो थे उधर के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री पद पर रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी, और शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय संभाला था। ऐसी स्थिति में इस दफ़े पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति से कायमता नहीं हो सकी। ऐसे फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया, और गुप्त मतदान के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत और दिया, जिसके नेतृत्व के लिए गहन परीक्षण और समर्थन के बावजूद पार्टी का स्थानांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, और भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा समय लगता है, और इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों में मंत्री पद पर थी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचकर उनका समर्थन किया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी, और उस वक्त एक बहुत बड़ी स्थिति उभर कर के सामने आई थी, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई थी, और इन कठिनाइयों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना और अपने नेतृत्वता को दिखाने की एक चुनौतीपूर्ण कोशिश की। जब चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ तो भारत की राजनीति और चुनावी इतिहास में 1967 का साल अत्यधिक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया, क्योंकि दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि 1952 के बाद में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा था, और 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था।
चुनाव के संदर्भ में बड़े जो बदलाव हुए थे, दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान होना और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अपने अभी एक पूरे साल का भी समय नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को राजनीतिक लिहाज से कम अनुभवहीन माना जा रहा था और इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय को चर्चा के क्रम में आप इस बात को जान चुके हैं कि अरसे में देश में गंभीर आर्थिक जो संकट थे, उनमें संकटों में मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्चों में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे जिसके परिणाम स्वरूप नियोजन और आर्थिक विकास की गति में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। और इन परिवर्तनों में शुरू में सरकार के शुरुआती फैसले में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा था, मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर के 7 रुपये हो गई। तो आर्थिक स्थिति की विकृतता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कमी, बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर लोग उतर आए थे, जो देश में अक्सर बंद और हड़तालों की स्थितियां बन गई थी। इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों में नाराज़गी बढ़ी और उधर से साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों ने एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषकों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, तो जिसके परिणाम स्वरूप गैर कांग्रेसवाद की स्थिति पनप गई और देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकी। विपक्ष दल जन विरोधी हो गया और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोध पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है, जो अपने दल कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं को धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे। लेकिन अन्य राज्यों की सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया और इन दलों के लोगों ने इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के अंदरूनी उठक पटक से कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबी लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना ज़रूरी है ताकि गरीब लोगों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ऐसी स्थिति में जब चुनाव और जनादेश की स्थिति आई तो व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए और कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक परिवेशकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया,
लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। अब पहले कांग्रेस को कभी न तो इससे कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी, तो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से M.K. पश्चिमी पाटिल, पश्चिमी बंगाल से अतुल घोष और बिहार से के.वी. शाह जैसे राजनीतिक दिग्गजों को चुनाव में मुँह खानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से चुनाव में जब ये स्थितियां आई और उन चुनावों की स्थितियों के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक जो बदलाव की है नाटकीय स्थिति आपको देखने को मिली, वैसे ही विभिन्न राज्यों में भी ज़्यादातर स्पष्ट बहुमत नज़र नहीं आया। 7 राज्यों में तो बहुमत ही नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के आधार पर यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। तो जिन 9 राज्यों में कांग्रेस को हाथ से सत्ता खोनी पड़ी, ये तो वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, वे राज्य पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और केरल में अपनी सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, जो अभी तमिलनाडु कहा जाता है, द्रविड़ मुन्नम कड़गम को पूर्ण बहुमत पाने में कामयाबी मिली और वहाँ हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके वो सत्ता में आ गई। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, जिससे उनका विरोध का नेतृत्व प्रदान किया। और चुनाव इतिहास में ये पहली घटना है कि गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में भी विभिन्न गैर कांग्रेसी सरकारें गठबंधन के साथ बनी। इस प्रकार आमतौर पर कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा की यदि ट्रेन में बैठा जाए तो कोई जगह ऐसी नहीं आती थी जहां कांग्रेस का राज्य हो, अर्थात यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरती थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस एक प्रकार से सत्ताहीन हो गई और इस सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस का अब दबदबाई एक प्रकार से ख़त्म हो गया। अब जब 1967 के जो चुनाव में विभिन्न प्रकार से गठबंधन की जो परिघटनाएं सामने आई, इन परिघटनाओं में चूँकि अनेक बार गैर कांग्रेस पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त रूप से गैर कांग्रेसी सरकारों को जो समर्थन दिया था, इस कारण सरकार को काफ़ी संयुक्त विधायक दल के जो नेता थे उनको संयुक्त सरकार कहा गया और अधिकतर मामलों में ऐसी सरकारों के घटना दल विचारधारा के एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां SSP और PSP शामिल थी। इसके साथ ही सरकार में के साथ वामपंथी CPI दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक सरकार में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता था, उसमें उस वक्त 2 प्रतिस्पर्धी अकाली दल और संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। तो इसके साथ सरकार में साम्यवादी, दोनों ही साम्यवादी दल CPI और CPI, SSP, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ जो शामिल थे। इन गठबंधनों के कारण विभिन्न प्रकार से स्थितियां बदली और दल बदल का एक आरूख रहा, जो 1967 के चुनाव में खास दल बदल की बात सामने आई और उसमें कोई जनप्रतिनिधि किस खास दल के चुनाव में चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और फिर वह चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए। इस प्रकार की जो प्रक्रिया रही उसे दल बदल कहा जाता है। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार
बनाने में अपना महम भूमिका निभाई। इसी दौर में राजनीतिक निष्ठा में अदल बदल की स्थिति पैदा हुई और उसे आया राम गया राम के जैसी स्थिति में उनको कहा गया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हुई, कुल मिलाकर के ये दल बदल की स्थिति से भी कुछ ऐसी स्थितियां पनपी जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को झटका लगा।